जिस तरह से वन शॉट में क्षितिज बुक को हमने स्वाहा किया पूरी की पूरी एनसीईआरटी से इंपॉर्टेंट लाइंस के साथ, कीवर्ड्स के साथ, आज उसी तरह कृतिका बुक को वन शॉट में स्वाहा करने वाले हैं विद ऑल एनसीईआरटी लाइंस एंड कीवर्ड्स। बस ध्यान से ये वीडियो एंड तक देखना, और अभी तक अगर एक वीडियो से 36 मार्क्स सिक्योर नहीं किए हैं तो ये वीडियो जाके देखना। 1 घंटे में ग्रामर और राइटिंग सेक्शन दोनों निपटा दोगे। परीक्षा के साथ पढ़ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि हम रहें 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। क्या हाल पढ़ ले गैंग। पहला चैप्टर शिव पूजन सहाय जी ने लिखा है। क्या है चैप्टर का नाम? सबको पता है, माता का अंचल। ठीक है, समझ ले यार। राइटिंग वाइटिंग यहाँ आते हैं, फोकस करते हैं हम डायरेक्ट चैप्टर पे। ये देख रहे हो सब कुछ हाईलाइट करके रखा है इंपॉर्टेंट। पूरी एनसीईआरटी स्वाहा करेंगे और एक भी इंपॉर्टेंट चीज नहीं छूटेगी, दैट्स माय गारंटी, जैसे हमने बाकी बुक्स में किया। आओ, जहां लड़कों का संग तहां बाजे मृदंग, जहां बुढ़ों का संग तहां खर्चे का तंग। बहुत ही मस्त लाइन है, लेकिन तुमसे कोई लेना देना नहीं है। यहां से चैप्टर होता है शुरू। कहां से? ये हमारे पिता तड़के उठकर, तड़के यानी हमारे पिता, लेखक जो हैं शिव पूजन सहाय, ये उनके बचपन का पार्ट है। ठीक है, देखो ये जो बच्चा है ये यही हमारे लेखक हैं शिव पूजन सहाय, जो अपनी माँ के पास बैठे हुए हैं। तो लेखक का माँ से क्या रिश्ता था वो तो हम एंड में देखेंगे चैप्टर के, बट उसके पहले पूरे चैप्टर में देखोगे कि लेखक का अपने पिताजी से कैसा रिश्ता था, कितना प्रेम था। तो अपने प्रेम के बारे में, मतलब अपने पिताजी के बारे में बता रहे हैं कि हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। यानी तड़के मतलब कि बहुत सुबह सुबह जल्दी भोर में उठकर पूजा करने बैठ जाते थे। और अपने बारे में बता रहे हैं कि माता से मेरा केवल दूध पीने तक का नाता था। बहुत छोटे से थे, बस दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में सोया करते थे। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा कर बैठे थे। यानी सारा सारा संबंध कहाँ था? पिताजी के साथ ही सारा वक्त गुजारते थे। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते, कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांट कर। वह हमें चौड़े लीलार में, वह हमारे चौड़े लीलार में मतलब कि चौड़े माथे में त्रिपुंड कर देते थे। त्रिपुंड जैसे शिव जी का तिलक लगता है ना, ऐसे 1 2 3 करके, तो वो त्रिपुंड कर देते थे। हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी, सिर में लंबी लंबी जटाएं थीं। यानी बचपन में इनके देखो इस तरह से काफ़ी बड़े बड़े लंबे लंबे बाल थे हमारे लेखक के बचपन में, और उस पर लग गया त्रिपुंड यानी शिव जी वाला टीका। तो जब ये उनका रूप बन गया तो उसके बाद भभूत रमाने से हम, क्या लिखा है? भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे, उनका वो हाव भाव देखकर। एंड उसके बाद पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर। असल में नाम क्या था इनका? तारकेश्वर। ठीक है, वो तो भोलानाथ इसलिए बोलते थे क्योंकि बड़े बड़े बाल थे और वैसा त्रिपुंड टीका लगा दिया, तो इसलिए भोलानाथ प्यार से बोलते थे। हमको भी बाबूजी, हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। ठीक है, आगे आओ। अब इनके बाबूजी के बारे में बताया गया कि जब वो रामायण का पाठ करते थे तो खूब ढेर सारी चिट्स बनाते थे। ठीक है, अपनी एक राम नाम बही पर 1000 बार राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते। ठीक है, फिर क्या करते थे? फिर देखो ये दिखाया गया है उनके पिताजी और ये हैं वो हमारे लेखक। ठीक है, आगे आओ नीचे। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते। वहाँ क्या करते थे? वही आटे की गोलियों को मछलियों को खिलाते थे, जिससे उन्हें काफ़ी पसंद आता था, काफ़ी मज़ा आता था। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। अब क्या यार, क्या बात है, क्या कोई पिताजी अपने उस छोटे से बच्चे से कुश्ती लड़ेंगे? नहीं, वो सिर्फ एक प्यार वाली कुश्ती थी। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते, यानी बस उस तरफ से फोर्स सहते और हम उनको पछाड़ देते थे, या उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। और क्या करते थे? देखो ये सब इंपॉर्टेंट है। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे, उनके हाथों को। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते। आई होप तुम ये वीडियो के साथ देख रहे हो, तो यू शुड बी वेरी क्लियर कि ये एक बच्चा कह रहा है अपने पिताजी से। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिना का मीठा चुम्मा कर लेने लगते थे तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे, एज अ लव जेस्टर। ठीक है, ये एक पिता और बेटे की बात हो रही है। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछ नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोने लगते और हम अलग अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। ठीक है, अब आगे देखो। अब आ रही है बात खाने पीने की। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि कैसे क्या खाया जाता था। देखो, जब उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे।
कहाँ पर? चौके, यानी कि एक पटरा समझ लो या चौकी यानी कि तख्त समझ लो, उस पर खाने बैठते थे। जब हम खाकर अफर जाते, ठीक है, जब हम खाकर अफर जाते यानी भर पेट खा लेते थे, और खिलाने के लिए हट करती थी। कौन? कौन? हमारी उनकी माँ। वह बाबूजी से कहने लगती, क्या कहती थी? कि आप तो 4-4 दाने का कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इस माने कि 4-4 कौर देने की, 4 दाने का कौर मतलब बहुत छोटा छोटा खिला रहे हैं यार। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि उसने बहुत ज़्यादा खा लिया है। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए, यानी बहुत बड़े बड़े कौर खिलाना चाहिए, बहुत ज़्यादा खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। ठौर का मतलब स्थान, मतलब कि प्रतिष्ठा, बड़ा आदमी बनेगा। ठीक है, अब नीचे देखो। अब वो यह कहकर थाली में दही भात शांति और अलग अलग, किस किस नाम से? जो तुम्हारी मम्मी ने भी ट्रिक करी होगी यार, मेरी नानी ने की थी ऐसी ट्रिक। क्या करती थी? एक छोटा छोटा कवर बना लिया और बोलती थी ये तोता है, ये मैना है, ये कबूतर, ये हंस, ये मोर आदि के नाम से बनावटी नाम रख देती थी, और यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो, नहीं तो ये सारे के सारे उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था, यानी बहुत जल्दी जल्दी फटाफट खा लेते थे। बचपन में यही सब एक्साइटमेंट से इंसान खाना जल्दी खा लेता है। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। काश हमारे भी पापा इतने अच्छे होते कि खाना खा लो और जाओ खेलो, बट बचपन में तो सबके पापा अच्छे रहते ही हैं। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग दड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। अब देखो, रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा यानी कि लकड़ी का घोड़ा लेकर नंग दंग का मतलब नंगे पुंगे बाहर गली में निकल जाते थे। फिर आगे क्या लिखा है वो देखो। हम जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल देती थी। अब एक चुल्लू कड़वा तेल क्या है? कड़वा तेल मीन्स होता है सरसों का तेल। द भोजपुरी लवर्स विल नो इट वेरी वेल। सरसों का तेल को बोलते हैं कड़वा तेल। और एक चुल्लू मतलब कि एक हाथ में पूरा भर करके पूरा उतना ढेर सारा तेल उसके सिर पर लगाती। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, यानी बाबूजी कहते यार इतना परेशान क्यों कर रही हो यार वाइफू से, मतलब अपनी बीवी को। पर वह हमारे सिर में तेल बोत कर यानी खूब ढेर सारा तेल लगाती थी उसकी माँ। हमें उबट कर ही छोड़ती थी, चोटी बनाकर ही छोड़ती थी, क्योंकि उनके लंबे लंबे बाल थे। बचपन में देखो लिखा है बिंदी लगाकर चोटी गूंथती। क्या लिखा है? फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। यानी इतना मेकअप करवा लिया और रो भी रहे हैं, क्योंकि बचपन में यार हर इंसान रोता है। बात तो सही है। क्या क्या करती थी समझ गए ना? बहुत ढेर सारा तेल लगा दिया सिर पे, फिर नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहनाकर भेज देती। अब आगे बाहर क्या लिखा है? बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला, क्या लिखा है? बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था, यानी इनकी राह देखने वाला बालकों का एक झुंड, इनके फ्रेंड सर्कल मिल जाता था, ढेर सारे दोस्त आए होते थे। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद में उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते। हमजोलियों मतलब उनके फ्रेंड्स। ऐसे ही होता है यार कि बच्चे शुरू में रोते बोते हैं, बट जैसे अपने दोस्तों को देखते हैं, देखकर सब कुछ खुश हो जाते हैं, सारा गम भूल जाते हैं। फिर यहाँ देखो, यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है, देखो वो क्या क्या खेल खेलते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। ये सारे नाटक क्या हैं? ये उनके खेल हैं उस टाइम के। क्या खेल हैं? चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। चबूतरा क्या होता है यार? ऐसे देखो, जब भी तुम्हारा ये गेट है, मान लो ये घर है, ये गेट है, तो उसके बाहर का जो ये एरिया होता है ना, थोड़ा सा बड़ा एरिया जिसके सीढ़ी उड़ी होती है, थोड़ा ऊंचा एरिया ज़मीन से, इसको बोलते हैं चबूतरा। ठीक है, फ्लोर कह लो बाहर का। तो वही उसका एक कोना ही बनता था। क्या? चबूतरा का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे, यानी छोटा सा समझ लो, पीढ़ा समझ लो, पटरा समझ लो, जिस पर बैठकर वो नहाते थे, वही रंगमंच बनती। क्या बनती? रंगमंच, यानी स्टेज बनती। उसी पर सरकंडे की खंभों पर कागज का चंदोआ तान कर, चंदोआ का पर्दा, कागज का पर्दा टांग करके मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उसमें चिलम के खोचे पर, किसमें? चिलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियाँ, गीली मट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़ों के टुकड़ों में के बताशे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। ठीकरों के बटकरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़े के पैसे बनते। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। तो ये था उनका खेल। ठीक है,
कैसे जुगाड़ करके सब कुछ बनाया गया। जैसे बचपन में यार तुम भी इस तरह के कोई खेल तो खेलते ही होगे, आई एम फॉर श्योर वेरी क्लियर। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। मतलब बाबूजी हर बार बच्चे का सपोर्ट कर रहे हैं, पिता प्रेम बहुत अधिक है। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग क्या बनाते थे? घरौंदा, यानी निकली घर। कैसे? धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, दातुन के खंबे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, दिया सलाई की पेटियां माचिस की पेटियों के किवाड़ बनते। ये सब याद रख लो, आ सकता है लिखने को कि वो क्या क्या खेल खेलते थे, तो उसमें ये आएगा। पहला तुमने ये बता दिया कि यहाँ किस तरह से रंगमंच बनता, चबूतरे का एक कोना, और क्या क्या होता, कैसे नकली पैसे बनते, मिठाई उठाई। फिर एक कि कैसे वो घर बनाते थे, घरौंदा। कैसे? धूल की मेड़ दीवार बनती थी और तिनकों का छप्पर, दातुन के खंबे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मुहणे की क्या घड़े की मुहणे की चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। ठीक है। पानी को घी बना लेते थे। धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग ज्योनार तैयार करते थे। अब ज्योनार क्या होता है? ज्योनार क्या है? ज्योनार का मतलब होता है एक, समझ लो, एक पार्टी, एक दावत। ठीक है। और नीचे इस तरह देखो, तुम्हारी वर्ड मीनिंग एनसीईआरटी में लिखी हुई होती है, भोज या दावत। ठीक है। अब आओ ऊपर, तैयार करते थे। हम ही लोग ज्योनार करते और हम ही लोग की ज्योनार बैठती थी। यानी हम ही लोग पार्टी भी दे रहे हैं और देख किसको रहे हैं? अपने आप को ही। हम ही लोग बैठ करके ये एंजॉय करते थे। कौन लोग? जो शिव पूजन सहाय अपने लेखक हैं, उनका बचपन, उनका सारा बचपन का टाइम की स्टोरी चल रही है। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पांत के अंत में जीमने, क्या लिखा है? पांत के अंत में जीमने, जीमने का मतलब क्या है? भोजन करते के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते थे। यानी बच्चे सारे शर्मा जाते थे जैसे ही बाबूजी एंड में आते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ? अपने बेटे को बुलाते भोलानाथ कह के कि फिर कब भोज होगा, फिर कब ये पार्टी होगी। ठीक है। मतलब पार्टी शार्टी बड़ी पसंद थी अंकल जी को। अच्छा, ठीक है, समझ गया। आओ आगे। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते। तो 2 चीज तुमने देख ली। अब ये तीसरा खेल क्या है? बारात का खेल। कैसे करते थे? देखो, कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती, हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते। वाह, बकरे पर चढ़ते घोड़े की जगह। और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वहां काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोले पर लाल ओहार डालकर हम उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। समझ रहे हो कितने जुगाड़ से बचपन का खेल चल रहा है? ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघार कर दुल्हन का मुख निखारने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। क्या है? दुल्हन का मतलब क्या है? अरे वही यार, जो लड़की दुल्हन बनी है, क्या बनी है? वाइफ बनी है, ब्राइड बनी है। ठीक है। तो उसके आगे लिखा है दुल्हन का मुख निखारने लगते, यानी देखने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। कौन देखने लगता था? उसके पिताजी। तो देख रहे हो, आखिरी में चाहे कोई भी खेल खेले, आखिरी में पिताजी आकर अपने इंटरफेरेंस करते हैं और सबको शर्मा जाता है, सब लोग शर्मा जाते हैं। ठीक है। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जो जाती, इकट्ठा होते ही राय जमती की खेती की जाए। अब अगला खेल कौन सा है? खेती करने का। ये कैसे है? देखो, ये कैसे कर रहे हैं ये लोग। देखो क्या करते हैं। चबूतरे की छोर पर छिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और 2 लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआठा। समझ रहे हो? पूरा पूरा ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अगर ऐसा ज़रूरी भी नहीं कि 4 का चारों चीज़ डिस्क्राइब करने पा जाए। ये हमने 4th एक्टिविटी देख रहे हैं। तो आ सकता है कि बताओ पहले के खेल और आपके खेल में क्या अंतर है। तो पहले का कोई खेल डिस्क्राइब कर दो कि किस किस तरह से खेलते थे और आज के ज़माने में बच्चे कैसे क्या क्या खेलते हैं। तो कंकड़ बीज और ठेंग हल जुआठा। बड़ी मेहनत से खेत जोते, बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते,
अब क्या है ना, इस पूरे चैप्टर में तुम देखोगे कि ये लोग वन लाइनर टू लाइनर गा रहे हैं, जैसे आजकल तुम रैप सुनते हो, रैप गाते हो, सेम उसी तरह क्या करते थे, ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भाई हमारी, ये गाना गाते थे। तो ये सब इतनी डिटेल में नहीं आएगा लिखने को, इतना नहीं पढ़ने याद रखना है, बस ऐसे ही चैप्टर में है, तो यू शुड नो अबाउट दिस, दैट्स इट। आगे आते हैं, बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। देखा, फिर से बाबूजी आ गए, मुझे पता था आखिर में बाबूजी इसके आते जाते हैं, इन्वॉल्वमेंट होते ही होता है। देखो फिर बस फिर क्या, हम लोग फिर वही तरह जो सेम, ये लोग अभी देखना शर्मा जाएंगे, ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे, कैसी मौज की खेती थी, यानी बड़े मौज की खेती थी उस टाइम ये लोग जो कर रहे थे बचपन में। जब कभी हम लोग दादरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे। जब दादरी के मेले में कोई जाता था मेले में, तो ये लोग चुप कूद कूद के क्या चिल्लाते थे, ये चलो भैयो ददरी सूत पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाते हुए ओहारदार पालकी देख पाते, तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे। फिर जब किसी की देख रहे हैं कि दूल्हा जा रहा है, किसी की शादी जा रही है, तो क्या चिल्लाते थे बताओ, ये रहरी में रहरी पुरानी रहरी, डोला के कनिया हमार महरी। महरी मीन्स वाइफ और रहरी मीन्स एक पुराना वो बाउल, ठीक है। आगे आओ, इसी पर एक बार, अब ये देखो, ये थोड़ा सा लोगों को ऑफेंड कर सकता है ये स्टेटमेंट जो ये लोग बोल रहे हैं, ठीक है, ये लाइन। तो इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ा, ढेलों से मारा था, यानी दौड़ा लिया था। तो अब ये लोग बहुत उस पर गुस्सा हुए थे, उल्टा सीधा बोल रहे थे कि वैसा घोड़ा मुंह वाला आदमी हमने कभी नहीं देखा। आगे आओ, एक दिन की बात और है, जब आंधी आ गई। तो आंधी आ गई थी तो क्या हुआ, बहुत तेज हवा वगैरह चलने लग गई, ठीक है, और जमीन हवा चलने लग गई, पेड़ झूमने और जमीन चूमने लग गए, यानी पेड़ बहुत ज़्यादा हवा से हिलने लग गए। तो ये लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। ये लाइन इन्होंने बोली, ठीक है, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। तो लेकिन बरखा ना रुकी, बरखा का मतलब क्या है, बारिश, और भी मूसलाधार पानी होने लगा, यानी बहुत तेज, और भी तेज बारिश होने लग गई। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, यानी बहुत ज़्यादा पेड़ों में चिपक गए, जैसे कुत्ते की कान में अठई, जैसे कुत्ते की कान में अठई यानी कुत्ते की कान में कीड़े चिपक जाते हैं, उसी तरह से। मगर बरखा जमा नहीं थमी नहीं, क्षमा, मगर बरखा जमी नहीं थम गई, ठीक है, बारिश रुकी। अब बरखा बंद होते ही, जैसे बारिश बंद होते ही क्या हुआ, संयोग से इन लोगों को क्या दिख गया, एक बिच्छू नजर आए, ठीक है, बिच्छू दिख गए। अब बिच्छू देखते ही ये लोग डर कर भागे। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। मूसन तिवारी कौन है, उनके स्कूल टीचर मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था, यानी कम समझ में आता था। बैजू उनको चिढ़ा कर बोला, अब ये बैजूज नहीं, ये बैजू है, इनका दोस्त बचपन का। क्या बोलता है उनको चिढ़ाकर, बुढ़वा बेईमान मांगे करैले का चोखा। बहुत फेमस लाइन है, आएगा लिखने को कि किसने किसको बोला था, तो बैजू ने बोला था किसको, मूसन तिवारी को, ठीक है। अब हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू कर दिया। यही होता ही है यार, पूरे ग्रुप में एक ही लड़का दुष्ट होता है जो ये कांड करता है और फंसते हम सारे हैं। तो वही हुआ वहाँ पर भी उनके साथ, और इन सबको तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा यानी कि बेतहाशा दौड़ा लिया, बहुत ज़्यादा पीछे पड़ गया इनके। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़े लाने के लिए क्या हुआ, जब इन लोग को नहीं पकड़ पाया, जब हम लोग ना मिले, तब तिवारी जी सीधा पाठशाला में चले गए। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे, मतलब कि 4 लोग को आदेश दिया कि जाओ और इन लोगों को पकड़ करके लाओ। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुंचे, त्यों ही गुरु जी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े, यानी जो लोग आए थे पकड़ने 4 लड़के, वो उनको पकड़ लेते हैं। बैजू तो 9-2-11 हो गया, हम पकड़े गए, हम यानी हमारे लेखक शिव पूजन सहाय जी पकड़े गए अपने बचपन में। फिर तो गुरु जी ने बहुत बुरी खबर ली, ठीक है। अब आगे आओ, देखो बाबूजी ने क्या है, आगे बाबूजी ने यह हाल सुना। जैसे ही बाबूजी को पता चला, बाबूजी दौड़ते हुए पाठशाला में गए और अपने बच्चे को गोद में उठाकर पुचकारने और फुसाने लगे। वह गुरुजी की चिरौरी कर हमें घर ले आए। गुरुजी की चिरौरी करके, चिरौरी करने का मतलब क्या होता है, विनती करके, रिक्वेस्ट करके हमें घर ले आए। रास्ते में फिर हमारे साथ ही लड़कों का झुंड मिल गया। वे जोर से नाचते और गाते थे। क्या नाचते गाते थे, क्या बोलते थे, देखो ये, माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ, ना खेलब जुआ। क्या लाइन है यार, वाह, मास्टरपीस, बहुत 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 एक्सेलेंट लाइन है कि माई पकाई गरर गरर पुआ, माँ खाना पकाएगी, हम खाएंगे और हम जुआ नहीं खेलेंगे, गलत काम नहीं करेंगे। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। तो यही होता है, पूरा सिनेरियो यही है। पहला स्टेप
कि ये लोग कुछ बचपन का खेल खेलेंगे। दूसरा स्टेप, बाबूजी इनको आकर खेल में सपोर्ट करेंगे, प्यार करेंगे, ये लोग शर्मा के भाग जाएंगे। तीसरा स्टेप कि ये सारे के सारे किसी कांड में फंस जाएंगे। चौथा स्टेप, इनके पापा जब इनको बचा लेंगे। तो फिफ्थ स्टेप, ये फिर से खुश होकर लड़के सारे अपना दोबारा कांड करने लग जाएंगे। मतलब लाइफ की सच्चाई है। बात तो सही है ना। आ जाओ, आगे आ जाओ। फिर से खुश हो गए हम, हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली से मिलकर वही तानसून अलापने लगे और खेलने लगे। अब आगे आओ, क्या हुआ कि दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे। क्या, एक चिड़ियों का झुंड जब इनको दिखा, इन सबको चिड़िया दिखी, तो दौड़ दौड़ कर इनको पकड़ने लग गए। लेकिन एक भी हाथ ना आई, एक को भी पकड़ ना पाए। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे। क्या गाना गा रहे थे, अब ये देखो। राम जी की चिड़ई, राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। वाह, मास्टरपीस। अब आओ अगला देखो। हमसे कुछ दूर बाबूजी भी हमारे गांव के आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और बोल रहे थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सही बात है यार, कि मतलब चिड़िया की जान जा रही है और इनका ही खिलौना है कि चिड़िया को पकड़ना है। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते, यानी लड़के और बंदर दूसरों का दर्द नहीं समझते। अब आगे एक टीले पर जाकर हम लोग चूहे के बिल में पानी उलीचने लगे, पानी डालने लग गए कि ये चूहे लोग बाहर आए, उनको परेशान करने लग गए। तो अब उल्टा क्या हुआ, उल्टा सांप निकल आता है और रोते चिल्लाते ये लोग बेतहाशा भागने लगते हैं। कोई अंधा गिरा, कोई अदृश्य, सब के सब उल्टा पुल्टा भागने लग गए। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई, गिर गए, पैरों के तलवे कांटों से छिलनी हो गए। यानी फिर से एक कांड हो जाता है। देखो ये सारे के सारे भाग रहे हैं, इधर सांप ने दौड़ाया है। ठीक है, अब आ जाओ इधर। तो हुआ क्या आगे कि हम एक सुर में दौड़ उठे, ये सारे के सारे अपने अपने घर में जाकर घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के उस आरे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। ओह, आई थिंक हिज डैड इज अ चैड गाय, ही इज एंजॉयिंग हुक्का। यानी वो बैठ करके हुक्का पी रहे थे। मगर इन्होंने क्या किया, उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जब सिचुएशन इतनी बुरी थी, जब वो डरे हुए थे, तो अपने पिताजी के पास नहीं गए, बल्कि दौड़ते हुए अंदर मैया के पास चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली, यानी बैठ गए, लेट गए। और मैया चावल अमनिया कर रही थी, यानी चावल धो रही थी, साफ कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए, अपनी माँ के आंचल में जाकर छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह भी जोर से रोने पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमें भय का कारण पूछने लगी, यानी पूछने लग गई कि बेटा क्या हो गया, क्यों डर रहे हो। तो कभी हमें अंग भर कर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई, यानी उसकी माँ भी बहुत परेशान हो गई। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घाव पर थोप गई। वही होता है यार, चोट लगती है तो हल्दी लगाई जाती है। तो वही हुआ, घर में कोहराम मच गया, यानी बहुत बवाल हो गया, घर में रोना पिटना मच गया। हम केवल धीमे सुर में स मतलब सिसक रहे थे और कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। सारा शरीर थर थर काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती ना थी, यानी बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। और हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। यानी उसके रोना देख करके उसकी माँ को भी रोना जा रहा था और बड़े प्यार से उनको गले लगा ले रही थी। इसी समय बाबूजी भी दौड़ कर आए, आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। पर हमने मैया की अंचल का प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया ना छोड़ी। यही था चैप्टर का नाम, पार्ट का नाम, माता का अंचल। कि पहले तो जब इंजॉयमेंट है, जब मौज मस्ती है, तो ही इज विथ हिज डैड, अपने पिताजी के साथ। बट मुसीबत के समय कौन याद आता है, माँ, और माँ का अंचल। समझ गए, यह था अपना पूरा पार्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। अब हम आ गए अपने अगले पार्ट पर, मधु कांकरिया का लिखा हुआ साना साना हाथ जोड़ी, जिसको देखकर तुम हाथ पैर सब जोड़ लेते हो। काफी लोग परेशान है इस चैप्टर से, बट आई बेट इसके बाद सारी कंफ्यूजन हट जाएगी, क्योंकि यार ये काफी लेंथी चैप्टर है, हमें बट पूरा नहीं पढ़ना है। हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान में रखते हुए पढ़ना है, और वही करेंगे। देखो यहाँ पर लेखिका अपनी यात्रा के बारे में बता रही है, यात्रा वृत्तांत बोलते हैं इस चैप्टर्स को। और ये यात्रा कहाँ की है, गंतोक की। देखो, मैंने हैरान होकर देखा, मैंने कौन है यहाँ पर, वही अपनी लेखिका मधु कांकरिया जी। तो मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। मतलब सुंदरता बता रही हैं कि वो हैरान होकर देख रही हैं कि आसमान जैसे उल्टा पड़ा हुआ है, यानी कि सब कुछ नीचे वो देख रही है जमीन में, कि तारे जैसा कुछ टिमटिमा रहा है। क्या है ये, वह रात, क्या था वो, वह रात में जगमगाता गैंगटॉक शहर था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का एक ऐसा शहर था
जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम रात, यानी सब कुछ सुंदर। अब देखो, धीरे धीरे एक उजास उस शून्य में फूटने लगा, एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। मतलब एक उजास उस शून्य में फटने लगा। शून्य मतलब होता है शांति, और उजास में उजाला, मतलब कि अभी रात बता रही थी, रात से अब हुई सुबह, और प्रार्थना होने लग गई। सुबह सुबह प्रार्थना हर जगह पे होती है, तो वहां भी होने लग गई। प्रार्थना कैसे हो रही थी, क्या नाम था प्रार्थना का? साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना, हामरो जीवन तिमरो कौशली। इसका मतलब क्या है? छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूं कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। ठीक है, आज सुबह की प्रार्थना कि ये बोल मैंने एक नेपाली युवती यानी नेपाली लेडी से सीखे थे। आगे, सुबह हम यूमथांग के लिए निकल पड़ना था। कहाँ के लिए निकलना था? यूमथांग के लिए। पर आँख खुलते ही बालकनी की तरफ भागी। क्यों भागी थी? क्योंकि उसको हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा देखना था, पर मौसम खराब था, इस वजह से वो नहीं देख पाई। पर उसने वो तो नहीं देखा, बट क्या देखा? पर सामने ही रंग बिरंगे इतने सारे फूल, पेड़ की लगा फूलों की बाग में आ गई हूँ। ठीक है, बालकनी से देखा। अब बता रही हैं बहरहाल गैंगटॉक से, कहाँ से? गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर यूमथांग था। यूमथांग जगह का नाम। यूमथांग यानी घाटियां, सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियों और फूलों से लदी वादियां मिलेंगी आपको। ये कौन बोल रहा था? उनका ड्राइवर कम गाइड, यानी ड्राइवर भी था गाइड भी था, जितेन नार्गे मुझे बता रहा था। क्या वहां बर्फ मिलेगी? इसने एक्साइटेड होकर पूछा। तो उसने बोला चलिए तो मैडम, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। आगे देखो ध्यान से। जगह जगह गदराए पाइन और क्या क्या था? जगह जगह पे गदराए पाइन के पेड़ और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़े। अब आगे बढ़े तो नार्गे ने बताया यहाँ बुद्ध की सब बहुत मान्यता है। क्यों बताया? क्योंकि उन्होंने नोटिस किया कि यार कुछ कुछ जगह पर दिखाई दी एक कतार में लगी सफेद सफेद बौद्ध पताकाएं। पताकाएं मतलब झंडे, किसी ध्वज की तरह लहराती, शांति और अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएं, जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। तो नार्गे ने बताया ना फिर कि ये सारी बौद्ध पताकाएं क्यों लटकी हैं, क्यों लगी हुई हैं हर जगह? क्योंकि यहाँ पर बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती, अब देखो इसके पीछे की कहानी नीचे लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती थी तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। नहीं, उन्हें उतारा नहीं जाता है, ये धीरे धीरे अपने ही आप नष्ट हो जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएं लगा दी जाती हैं, पर वे रंगीन होती हैं। नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी नज़र उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। दलाई लामा कौन थे? एज यू ऑल नो, दलाई लामा को हम सब जानते हैं। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी थी। अब आगे आओ। आगे वो लोग सब लोग जीप में चल रहे हैं और ये सारी बातें हो रही हैं, सारे सीन चल रहे हैं। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। कहाँ? एक रास्ता पड़ता है, रास्ते में जगह का नाम था कवि लोंगस्टॉक, जहाँ पे गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। और इसी जगह पे क्या हुआ था? तिब्बत के चीस खे बमसन ने लेपचाओं के सोमेन से कंजूतेक के साथ संधि पत्र यानी कि समझौता किया था, पर यहीं हस्ताक्षर किए थे, यहीं सिग्नेचर किए थे। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है। लेपचा और भुटिया सिक्किम के इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता की शुरुआत थी। यानी वहीं पर ही सिक्किम की ही दो कम्युनिटीज़ थी जिनके बीच काफ़ी लड़ाई बड़ाई थी। फिर जब समझौता हुआ तो यहीं पर शांति समझौता हुआ, वहीं साइन हुए, और उसके लिए एक पत्थर यहाँ स्मारक यानी मेमोरेंडम के रूप में, मेमोरी के रूप में रखा था। आगे उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा, किसने? हमारी लेखिका ने, कि एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र, एक चक्र था। कुटिया यानी कि एक झोपड़ी के अंदर एक चक्र घूम रहा था। अब उसने पूछा यह क्या है? तो नार्गे, उसके ड्राइवर ने, गाइड ने बताया, मैडम यह धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील बोलते हैं। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। वाह, जैसे मेरे इलाहाबाद आने से, नहाने से तुम्हारे सारे पाप धुल जाते हैं। आओ कभी यार, मिलते मिलते हैं। तो उसने बोला क्या? चाहे मैदान हो या पहाड़। अब ये देखो नीचे की लाइन इंपॉर्टेंट है। ये शौक हो गई हमारी लेखिका और सोचती है क्या? चाहे मैदान हो या पहाड़, चाहे मतलब कि फील्ड वाले एरिया हो जैसे यूपी, बिहार, ये सब, पंजाब, चाहे पहाड़ी इलाके जैसे उत्तराखंड और शिलोंग, ये सारी जगहें, तो तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी हैं। जैसा मैंने अभी कहा कि हमारे यहाँ प्रयागराज में ऐसा बिलीफ है कि आकर यहाँ माघ मेला में स्नान कीजिए गंगा में तो आपके पाप धुल जाएंगे। तो सब जगह की आत्मा एक जैसी है पूरे देश की। ये हमारी लेखिका का सोचना था। फिर आगे लोग बढ़ते हैं, देखते देखते रास्ते वीरान यानी अकेले, सुनसान, संकरे और जलेबी की तरह घुमावदार हो गए। यार पहाड़ के रास्ते ऐसे ही तो होते हैं, घुमावदार, सबको पता है ना।
अब देखो, घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी, यानी बहुत गहरी घटाएं हो गई। ठीक है, जब पहाड़ के ऊपर चढ़ते जाओगे तो घटाएं और गहरी होती जाएंगी, डेप्थ तो बढ़ती जाएगी। तो वही हुआ, वादियां चौड़ी होने लगी, बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे। ठीक है, बीच में कई सारी चीजें उन्हें दिखती रही। अब पक्के रास्तों से गुजरते यूं लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हों। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव था कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे। क्या होता है असीम सुंदरता का मतलब? यानी इनडिफिनिट सुंदरता, यानी अनलिमिटेड सुंदरता, इनफाइनाइट सुंदरता। ठीक है, अब सब गा क्या रहे थे? सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। इसका ही गाने मत लग जाना। लेट्स गेट बैक टू स्टडी। वापस आओ और देखो क्या है। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अब इन सब तो गाने गा रहे थे, बट हमारी लेखिका का मौन थी, पर मैं मौन थी, किसी ऋषि की तरह शांत थी। वो शांत थी, कुछ कुछ चीजें सोच रही थी। ठीक है, आगे क्या लिखा है? मेरे नगपति मेरे विशाल, क्या मेरे नगपति मेरे विशाल, मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए कि तभी जीप एक जगह रुकी। खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फेन, उगलता झरना। इसका नाम था, जगह जहाँ जहाँ पे रुकी थी जीप, इसका नाम था, जगह का नाम सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत खूबसूरत जगह है। फ्लैश चमकने लगे, सभी सैलानी इन खूबसूरत लम्हों की रगत को कैमरे में कैद करने के मशगूल थे, व्यस्त थे। ठीक है, आगे। अब आदमी युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी मैं भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठे झरने के संगीत को आत्मा के साथ सुनने लगी। मतलब बहुत एंजॉय कर रही थी, सब मिला करके यही लिखा गया है। आगे आओ, आगे 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 देखो। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई थी। मैंने गर्दन घुमाई, सब और जैसे जन्नत बिखरी पड़ी थी। नजरों के छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती, यानी जहां तक आंख जाए वहां तक खूबसूरती, जहां तक देख सको वहां तक खूबसूरती। नहीं, गर्ल्स हॉस्टल की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है जहां हम बात कर रहे हैं ना गंतोक की, वहां पे कहा सेवन सिस्टर्स की, तो वहां की बात हो रही है। ठीक है, अपनों के निरंतर, क्या अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियां और वादियों के दुर्लभ नज़ारे। वाह क्या लाइन है! अपनों को निरंतर दे देने, यानी कि देखो जो पर्वत होते हैं, झरने, फूल, ये सब हमें देते ही तो हैं, हमसे कुछ लेते नहीं। तो वही लिखा है, वही कहीं लिखा था थिंक ग्रीन। क्या लिखा था वहां पे कहीं बोर्ड पे? थिंक ग्रीन। और देखो क्या लिखा है, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मध्यम मध्यम हवा में हिलोरे लेते प्रियुता, ये दोनों फ्लावर के नाम है, क्या क्या, प्रियुता और रूडोडेंड्रो के फूल, सब अपनी अपनी लय, तान और प्रभाव में बहते हुए चैरवेती, क्या लिखा है, बहते हुए चैरवेती, क्या लिखा है, चैरवेती, चैरवेती, अरे इसका मतलब होता है चलो चलो। ठीक है, और इस समय के इसी सतत प्रवाह में तिनका सा बहता हमारा वजूद, है ना, हमारा अस्तित्व। ठीक है, ये जो गहरी लाइंस है ना, इनका कोई इंपॉर्टेंस अभी पेपर पर्सपेक्टिव से नहीं है। पेपर पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो मैं बताता चलूंगा। तो बिल्कुल इस चैप्टर में डरने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है कि पहाड़ी औरतें के बारे में क्या देखा, तो जो इंपॉर्टेंट है मैं बता दूंगा। तो उन्होंने देखा कि कुछ पहाड़ी औरतें पत्थर पर बैठी पत्थर तोड़ रही थीं, गुथे आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़े। मतलब इतनी कोमल काया पर हाथों पर क्या लिया हुआ है? कुदाल और हथौड़े, जिससे पत्थर तोड़ रही हैं। कईयों की पीठ पर बंधी डोको, डोको मतलब बड़ी टोकरी, कई औरतों की पीठ पे डोको बंधा हुआ था, बड़ी सी टोकरी, जिनमें उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। ठीक है, कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थीं। अब इतने स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों और झरने के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की यह जंग। ठीक है, कितनी अच्छी साइड है। एक साइड तो हमें सुंदर 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 दिखता है, बस एक साइड ये भी है। ठीक है, मातृत्व और श्रम साधन साथ साथ, मातृत्व यानी कि ममता एक तरफ ने बच्चे को भी रखी और एक तरफ मेहनत भी एक साथ ही कर रही हैं। यहीं पर खड़े बीआरओ, अब देखो, अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि बीआरओ वाले से क्या बात है। बीआरओ क्या होता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी से पूछा मैंने, यह क्या हो रहा है? उन्होंने पूछा कि यह क्या हो रहा है, तो उसने चुहलबाजी के अंदाज में बताया, जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों यानी पहाड़ों से टक्कर लेने जा रही हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़िनें चौड़ा बना रही हैं। पहाड़िनें मीन्स पहाड़ी औरतें चौड़ा बना रही हैं। ठीक है, यानी जिन रास्तों में आप जा रही हैं उन्हीं रास्तों को ये लोग बना रही हैं। बड़ा खतरनाक कार्य होगा, या उसके मुंह से निकल गया अकस्मात, मतलब अचानक निकल गया हमारी लेखिका के मुंह से।
तो वह संजीदा हो गया। कहने लगा, पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी। बड़ा दुसाध्य कार्य है, मतलब बहुत कठिन कार्य है पहाड़ों पर रास्ता बनाना। अब प्रोसेस बताने लग गया पूरा कि पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मोड़ कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है, फिर बड़े से जाले में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। जरा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश, यानी थोड़ी सी भी गलती हुई ये सब काम करने में तो सीधा पाताल यानी सीधे मौत। फिर वहाँ कुछ कुछ ये सब लिखा हुआ था। क्या लिखा था? एवर वंडर्ड हु डिफाइंड डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स, मतलब कि क्या आपने कभी सोचा, आप ताज्जुब करेंगे, इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। ठीक है, हु डिफाइड डेथ यानी कि मौत को झुठलाया है इन रास्तों को बनाने के लिए। ठीक है, अब आगे आओ, आगे 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 देखो, आगे मैडम देखो क्या हुआ। और तभी मेरी सहयात्री यानी इनकी एक फ्रेंड भी गई थी यात्रा पे, मणि नाम था, और जितेन मुझे खोजते खोजते वहां तक आ गए। मुझे गमगीन देख जितेन कहने लग गया। देखो क्या हुआ कि ये सब बातें जब लेखिका ने सुनी तो वो काफ़ी सोच में पड़ गई, काफ़ी गमगीन देख जितेन ने कहा, जितेन यानी कि वहाँ जो उनका गाइड था, मैडम ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी, आप इन्हें नहीं। मतलब कि वो जो देख रही है महिलाओं को काम करते सबको, तो उसे कहता है कि मैडम ये तो मेरे देश की आम जनता है, इन्हें आप कहीं भी देख लेंगी, आप इन्हें नहीं, पहाड़ों की सुंदरता को देखिए जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई हैं। फिर वो कहती है, ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन का प्रति संतुलन भी है, ये वेस्ट एट रिपेइंग है, यानी वेस्ट एट रिपेइंग यानी कि कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं ये औरतें। मन ही मन उन्होंने सोचा। फिर आगे आ जाओ, आगे जितेन ने बताया कि आगे उन्होंने देखा ना कि कुछ कुछ बच्चे, पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे हैं और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे उनकी जीप से, जो जीप चल रही थी। तो जितेन ने बताया, हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है देखो, पढ़ो कि क्या स्कूली बस नहीं, उन्होंने पूछा। किसने? हमारी लेखिका ने। तो ये किसने पूछा? मणि के पूछने पर ये मणि ने पूछा कि क्या स्कूली बस नहीं? मणि कौन थी? उनकी फ्रेंड जो आई थी साथ में। तो जितेन हंस पड़ा और बोला, मैडम यह मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है, मैदान की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकना वर्बीला नहीं, कोई मोटा वोटा नहीं मिलेगा आपको, तोंद वाला आदमी। यहाँ जीवन कठोर है। नीचे तराई में लेकर एक ही स्कूल है, यानी पहाड़ के नीचे स्कूल है एक, दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं, इनमें से अधिकांश बच्चे पढ़ते तो हैं और आके शाम के समय अपनी माँओं के साथ मवेशियाँ को चराते हैं। मवेशियाँ यानी जो भी कैटल है, जैसे गाय भैंस बकरी जो भी है, को चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर ढोते हैं, यानी भारी भारी लकड़ियों का पूरा पूरा बंधा हुआ गट्ठर ढोते हैं। और खुद मैंने भी ढोए थे बचपन में अपने। ठीक है, तो वो बताता है। अब खतरा धीरे धीरे बढ़ रहा था क्योंकि रास्ते और भी अजीब होते जा रहे थे। आगे आओ, आगे क्या लिखा हुआ है देखो। हम आगे जा रहे थे और वहाँ कुछ कुछ लिखा था रोड पे, धीरे चलाएं, घर में आपका बच्चा आपका इंतजार कर रहे हैं, यानी इस तरह की चीज़ें लिखी हुई थी कि लोग सावधान रहें। अब उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी कि फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा। अब एक और क्या नेक्स्ट सीन था इंपॉर्टेंट, देखो। नीचे चाय के हरे भरे बागानों में कई युवतियां यानी कई लड़कियां बोकू पहने। बोकू क्या होता है? सिक्किमी परिधान, यानी सिक्किम का एक ड्रेस होता है बोकू, पहनकर चाय की पत्तियां तोड़ रही थीं। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। तो ये सब उन्होंने नोटिस किया। फिर नीचे 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 क्या है, नीचे आ जाओ, यहाँ पे देखो। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया, यानी कि शाम होने लग गई तो हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया, अंधेरा हो गया। जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया तो देखते देखते एक आदिम रात्रि की महक से परियों की कहानी सी मोहक वह रात महक उठी। यानी इंजॉय करने लग गए वो लोग, रात में अपना नाचने गाने लग गए, इंजॉय करने लग गए, सब लोग गोल बनाकर घेरा बनाकर नाचने लगे। ठीक है, आगे आओ देखो। अब इन्होंने उम्मीद तो की थी कि यहाँ बर्फ़ मिलेगी, बट बर्फ़ मिली नहीं। और सबको पता है कि हम मैदानी लोगों के लिए बर्फ़ से ढके पहाड़ जन्नत से कम नहीं। मैं खुद यार प्रयागराज से हूँ, यूपी से, मेरा एकदम ड्रीम है कि किसी दिन कश्मीर जाऊँगा,
देखो कब पूरा होता है, तुम लोग पूरा करवाओ सब्सक्राइब करके यार। वापस आओ वापस यार, बैक टू टॉपिक। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है, पर यदि मैं कटाव चली जाऊं तो मुझे वहां शर्तिया बर्फ मिल जाएगी, यानी थोड़ी बहुत बर्फ मिल जाएगी। कटाव यानी भारत का स्विट्जरलैंड। कटाव जो अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं था, यानी अभी तक बहुत फेमस नहीं हुआ था और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। तो अब ये कहा था, कटाव लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पे था, करीब 2 घंटे का सफर था। तो चलो इन लोगों ने यहाँ जाने का भी अपना प्लान बनाया और रास्ते में फिर वही सारे बोर्ड दिखे कि इफ़ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड, अगर शादी वादी है, बीवी से दोबारा मिलना चाहते हो तो स्पीड से डाइवोर्स ले लो, आराम से चलो, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली, कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। ये क्या हुआ देखो, करीब आधे घंटे, क्या लिखा है, करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। नार्गे उत्साहित होकर कहने लगा, नार्गे कौन, उनका वही ड्राइवर, कि कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। मेरी सहेली मणि स्विट्जरलैंड घूम आई थी, यानी वो घूम चुकी थी, उनकी जो फ्रेंड थी मणि। तो उसने तुरंत प्रतिवाद किया, यानी तुरंत रिप्लाई किया, नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और ना ही इतना सुंदर। ठीक है। नार्गे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए एकदम ताजा बर्फ है, लगता है रात में गिरी है। उनको बर्फ वगैरह दिख गई। ठीक है। तो थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरह से बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे, साबुन के झाग की तरह सब और गिरी हुई बर्फ। मैं जीप की खिड़की से मुंडी निकाल निकाल कर दूर दूर तक देख रही थी, चांदी सी चमकते पहाड़। ठीक है। नेक्स्ट, एकाएक जितेन ने पूछा, यानी अचानक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम रोछो। अब राम रोछो का मतलब क्या है? अच्छा है। ठीक है। अब वह उछल पड़ा, अरे यह नेपाली बोली आपने कहाँ से सीखी? राम रोछो का नेपाली वर्ड है, राम रोछो होता है, उसका हिंदी मीनिंग क्या है कि अच्छा लगा। तो ये खुश हो गया कि नेपाली बोली उन्होंने कहाँ से सीखी। ठीक है। देन आगे आओ, आगे 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 देखो, ये अब ख्वाहिश हुई कि उनकी वही बर्फ़ पर लेट जाऊं, जन्नत का मज़ा लूं, मतलब बड़े मज़े आए। लेकिन इनके पास लंबे लंबे जूते नहीं थे और कटाओ, यूमथांग और झांगू लेक की तरह यह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था कि यहाँ पर ईजिली यहाँ पर दुकान हो और मिल जाए। तो दुकान वहाँ पर उतनी थी नहीं। अब आगे लिखा है कि और तभी दिमाग में कौंधा कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का, अब मिल्टन कौन है, सुनो सुनो, और तभी दिमाग में कौंधा, उनके दिमाग में आया कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान, क्या लिखा था, कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रहा था और दूसरों को अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता था। मतलब कि जो शैतान है, जो दुष्ट है, वो भी सुंदरता देखकर अच्छे हो जाते हैं, दूसरों की गलत काम, दूसरों का अमंगल यानी दूसरों का बुराई करने की वृत्ति यानी आदत को भूल जाते हैं। तो अब उसने मणि से, अपनी फ्रेंड से पूछा कि क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की यह कविता, पर मणि उस समय किसी दूसरे ही सवाल में जूझ रही थी। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिम शिखिर जल स्तंभ है पूरे एशिया के, यानी वो बताने लग गई नीचे पूरा वाटर साइकिल देखो कि कैसे क्या होता है, सर्दियों में बर्फ के पानी में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी की जब त्राही त्राही मचती है यानी कमी होती है, तो यही बर्फ शिलाएं पिघल पिघल कर जल धरा बनकर सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती हैं। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की, यानी वाटर कंजर्वेशन की। तो मणि ने अभिभूत हो माथा नवाया, जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का, यानी कितना उधार है, कितना इन्होंने किया है हमारे लिए। तो वही सारी बातें वो लोग कर रही थी। अब आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा यह सफ़र थोड़ा और आगे बढ़ा। तभी देखकर इक्की दुक्की कुछ फौजी छावनियाँ दिखी। ठीक है, यानी आर्मी कैंप्स। तो ध्यान आया कि यह बॉर्डर एरिया है, थोड़ी दूर पर ही चीनी सीमा है। एक फौजी ने कहा, एक फौजी से मैंने कहा, किसने कहा, अरे हमारी राइटर ने कहा कि इतनी कड़कड़ाती ठंड में, उस समय टेम्परेचर कितना था, -15 डिग्री सेल्सियस, आप लोग को बहुत तकलीफ होती होगी। तो वह हंस दिया, एक उदास हंसी में वो फौजी हंसा और बोला, आप चैन की नींद सो सकें इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। फिर फेरू भेटूला यानी फिर मिलेंगे कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी। फिर आगे उनको एक और बोर्ड दिखा जहाँ पर लिखा हुआ था, वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो, यानी फौजी छावनी के बाहर लिखा था कि वी गिव अवर टुडे, हम हमारा आज आपको देते हैं। फौजी भाई हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। वी शुड सैल्यूट आवर आर्मी एंड वी शुड रिस्पेक्ट एंड वी डू रिस्पेक्ट। तो आगे बढ़ते हैं चैप्टर में, आगे क्या लिखा हुआ है देखो देखो देखो, आगे आगे आगे। मेरे लिए यह यात्रा सचमुच ही एक खोज यात्रा, पूरा सफ़र चेतना
और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। बहरहाल हम अब लायुंग वापस लौटकर फिर युमथांग की ओर। जीतेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल में ताज़ा आया था। ठीक है, तो अब आगे क्या होता है कि बहरहाल युमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती से मैंने पूछा, लेखिका ने, कि क्या तुम सिक्किमी हो? नहीं, मैं इंडियन हूँ, उसने जवाब दिया। तो सुनकर बहुत अच्छा लगा क्योंकि सिक्किम के लोग भारत में मिलकर अब बहुत खुश हैं। अगर तुम्हें नहीं पता तो बता दूं, सिक्किम भारत रिसेंटली, या समझ लो पहले आपस में नहीं थे। ठीक है, बाद में आपस में ज्वाइन हुआ है, सिक्किम भारत में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो अब सिक्किम लोग भारत में जुड़कर काफ़ी खुश हैं, स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं और टूरिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। फिर एक पहाड़ी कुत्ता दिखता है जिसके बारे में मणि बताता है कि ये पहाड़ी कुत्ते यूं ही नहीं भौंकते हैं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। कब? चांदनी रात में। हो सकता है चांदनी रात में उनको उनकी एक्स दिखती हो। अब यात्रा आगे बढ़ती है तो जितेन बताता है कि मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट हैं। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहाँ चावल की अब खेती होती है। ठीक है, ऐसा मानना है। तो करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई और दिखाया, मैडम इसे खेदुम कहते हैं। यहाँ पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है, इसलिए यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा, ऐसी मान्यता थी। तो वो पूछती है, तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? उसने जीभ निकाल कर कहा, नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम सब इनकी पूजा करते हैं, इन्हें गंदा करते तो मर जाएंगे। ठीक है, आगे, तभी गैंगटॉक इतना सुंदर है, हमारी लेखिका ने कहा। गैंगटॉक नहीं मैडम, गंतोक कहिए, इसका असली नाम गंतोक है। गंतोक का मतलब पहाड़। तो ये पूरी यात्रा खत्म होती है, बातचीत चलती रहती है और हाँ, रास्ते अभी भी बन रहे हैं, नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। मन ही मन में कहती हूँ, जीप आगे बढ़ने लगती है। यानी हमारी लेखिका मन में ये सारी चीज़ सोचती है और जीप आगे बढ़ने लगती है। मगर ये चैप्टर अब आगे नहीं बढ़ेगा, चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है। सब इंपॉर्टेंट चीज़ हमने देख ली है। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। ये जो नोट में लिखा है ये भी बता देता हूँ कि मैडम युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। या तो सिक्किम जब भारत में मिला, इसके भी कई वर्ष बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा, घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आप देखिए अभी भी रास्ते बन रहे हैं। तो उन्होंने कहा नए नए रास्ते बनेंगे, इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। और चैप्टर समाप्त हुआ। बढ़ते हैं अपने लास्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट पार्ट, मैं क्यों लिखता हूँ, जिसको लिखने का कष्ट किया है अज्ञे ने। अब लेखक जो है ना, ये पूछना चाह रहे हैं, ढूंढना चाह रहे हैं इस सवाल का जवाब कि मैं क्यों लिखता हूँ, वो क्यों लिखते हैं, लेखन क्यों करते हैं, बताओ। चलो बताओ। यह प्रश्न बड़ा सरल जान पड़ता है पर बड़ा कठिन भी है, क्योंकि इसका सच्चा उत्तर लेखक के आंतरिक जीवन के स्तरों से संबंध रखता है। क्या मतलब? आओ देखो यहाँ पर मेरा विश्वास है कि सभी कृतिकार, क्योंकि सभी लेखक कृतिकार नहीं होते, ना उनका सब लेखन ही कृति होता है, सभी कृतिकार इसीलिए लिखते हैं। क्या मतलब? इसमें 2 शब्द का मतलब जान लो। कृतिकार का मतलब क्या होता है? कृतिकार का मतलब होता है रचनाकार। ठीक है, जो कुछ नया इन्वेंशन करे। तो वही वो कह रहे हैं कि मेरा विश्वास है कि सभी रचनाकार, ठीक है, कृतिकार मतलब रचनाकार, क्योंकि सभी लेखक कृतिकार नहीं होते हैं, क्योंकि सारे लेखक कृतिकार नहीं होते हैं, वो कुछ नया नहीं बनाते हैं। कभी कभी बस वो ऐसे ही लिखते हैं, कहीं से इंस्पायर्ड होकर, कहीं से देख करके। ठीक है ना, उनका सब लेखन ही कृति है, यानी नया है। वही बात लिखी कि ना उनका सब लेखन ही कृति है, हर लेखन रचना नहीं होता है नया। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि सभी कृतिकार इसीलिए लिखते हैं। किस लिए लिखते हैं, अब मजा आएगा ऊपर देखने में। ये देखो यहाँ पर कि एक उत्तर तो यह है कि मैं इसलिए लिखता हूँ कि स्वयं जानना चाहता हूँ कि क्यों लिखता हूँ। लिखे बिना इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता। वेरी गुड। वास्तव में सच्चा उत्तर यही है कि वो इसीलिए लिख रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि वो क्यों लिखते हैं। तो लिख कर ये चीज़ अपने अंदर खोजना चाहते हैं कि वो क्यों लिखते हैं। लिख कर ही लेखक उस आभ्यंतर, क्या लिखा है, अरे लिख कर ही लेखक उस आभ्यंतर व्यवस्था को पहचानता है जिसके कारण उसने लिखा। आभ्यंतर व्यवस्था मतलब अंदर की व्यवस्था, अंदरूनी व्यवस्था। व्यवस्था मतलब मजबूरी। क्या मजबूरी है जिसके कारण उसे लिखना पड़ा, और लिख कर ही वह उससे मुक्त हो पाता है, उस मजबूरी से मुक्त हो पाता है। मैं भी उस आंतरिक व्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए तटस्थ होकर उससे देखने और पहचानने के लिए लिखता हूँ। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। देखो आगे लिखा है, यह ठीक है कि कुछ ख्याति मिल जाने के बाद
कुछ बाहर की व्यवस्था से भी लिखा जाता है। जैसे कुछ कुछ बाहर से लिखा है ना, बाहर की व्यवस्था की वजह से, बाहर के लोगों की फोर्स की वजह से। जैसे मान लो संपादकों के आग्रह से, संपादकों यानी पब्लिशर ने रिक्वेस्ट कर दिया, प्रकाशक के तकाजे से, आर्थिक आवश्यकता से। आर्थिक आवश्यकता है तो भी लेखक लिख कर ही तो पैसे कमाएगा। तो ये सब बाहरी व्यवस्था हो गई, ठीक है, बाहरी मजबूरियां। पर एक तो कृतिकार हमेशा अपने सम्मुख ईमानदारी से यह भेद बनाए रखता है। कृतिकार मतलब कौन? रचनाकार, जो कुछ नया लिखता है। तो वो हमेशा ये भेद बनाए रखता है, डिफरेंस बनाए रखता है कि कौन सी कृति भीतरी प्रेरणा का फल है, यानी कौन सा लेखन भीतरी प्रेरणा का फल है, अंदरूनी व्यवस्था का फल है, और कौन सा लेखन बाहरी दबाव, बाहरी व्यवस्था का फल है। दूसरा ये भी होता है कि बाहर का दबाव वास्तव में दबाव नहीं रहता, वह मानो भीतरी उन्मेष का निर्मित बन जाता है। क्या मतलब? भीतरी उन्मेष का मतलब होता है भीतरी प्रकाश का, भीतर जो अंदर मन में सोच रहे होते हैं उनका निमित्त बन जाता है। निमित्त यानी कारण बन जाता है। आगे आओ, यहाँ पर कृतिकार के भाव क्या लिखा है? यहाँ पर कृतिकार के स्वभाव और आत्मानुशासन का महत्व बहुत होता है, ठीक है। स्वभाव यानी नेचर और आत्मानुशासन यानी सेल्फ कंट्रोल का महत्व बहुत होता है। कुछ ऐसे आलसी जीव होते हैं जिनकी बिना उस बाहरी दबाव के लिख ही नहीं पाते, इसी के सहारे उनका भीतर कोई व्यवस्था सब स्पष्ट होती है। या कुछ वैसा ही है जैसे प्रातःकाल नींद खुल जाने पर कोई बिछौने पर तब तक पड़ा रहता है, तब तक पड़ा रहे जब तक घड़ी का अलार्म ना बज जाए। देखो, जैसे तुम नींद, चाहे नींद तब तक नहीं, देखो क्या होता है, तुम तब तक नींद खुल भी जाए तुम्हारी, तब भी तुम पड़े रहते हो यार बिछौने पे, अपने बिस्तर पे, जब तक घड़ी का अलार्म ना बज जाए, जब तक एक पर्टिकुलर टाइम तुम ना सेट कर लो तब तक तुम नहीं उठते हो। तो वही वो कहना चाह रहे हैं कि खुद का स्वभाव और आत्मानुशासन बहुत ज़रूरी होता है। इस प्रकार वास्तव में कृतिकार बाहर के दबाव के प्रति समर्पित नहीं हो जाता है, उसे केवल एक सहायक यंत्र की तरह काम में लाता है जिसे भौतिक यथार्थ के साथ उसका संबंध बना रहे, ठीक है। मुझे इस सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेखक को इस सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी उसे बाधा भी नहीं होती, मतलब कभी उसे दिक्कत भी नहीं होती। उठने वाली तुलना को बनाए रखूं तो कहूं कि सवेरे उठ जाता हूं अपने आप ही, पर अलार्म भी बज जाए तो कोई हानि नहीं मानता, ठीक है। अब यह भीतरी व्यवस्था क्या होती है, ये अंदर की व्यवस्था, अंदर की मजबूरी क्या होती है, इसे बखानना बड़ा कठिन है, यानी इसे समझना बहुत कठिन है। क्या वह नहीं होती, यह बताना शायद कम कठिन होता है, या उसका उदाहरण दिया जा सकता है, कदाचित वही अधिक उपयोगी होगा। अपनी एक कविता की कुछ चर्चा करूं जिसमें मेरी बात स्पष्ट हो जाएगी। देखो, अपने बारे में कुछ बताते हैं। मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं, मेरी नियमित शिक्षा उसी विषय में हुई है। अणु क्या होता है, कैसे हम रेडियम धरती तत्वों का अध्ययन करते हैं, विज्ञान की उसी सीढ़ी तक पहुंच जाने अणु मतलब एटम का भेदन संभव हुआ। फिर रेडियम धर्मिता के क्या प्रभाव होते हैं, तो इन सब का पुस्तकीय या सैद्धांतिक ज्ञान तो मुझे था। फिर जब वह हिरोशिमा में अणु बम यानी एटम बम गिरा, तब उसके समाचार मैंने पढ़े और उसके परवर्ती प्रभावों का भी विवरण पढ़ता रहा। यानी उससे जो आज तक उसका प्रभाव पड़ता है ना, एटम बम का जो गिरा था हिरोशिमा में, तो उसके बारे में भी पढ़ते रहे। इस प्रकार उसके प्रभाव को ऐतिहासिक प्रमाण भी सामने आ गया। विज्ञान के इस दुरुपयोग के प्रति बुद्धि का विद्रोह स्वाभाविक था। मैंने लेख आदि में कुछ लिखा भी, पर अनुभूति के स्तर पर जो व्यवस्था होती है वह बौद्धिक पकड़ से आगे की बात है, उसकी तर्क संगति भी अपनी अलग होती है, इसलिए कविता मैंने इस विषय में नहीं लिखी। अब आगे आओ, देखो अब आगे लिखा गया है कि तो हिरोशिमा में सब देख कर भी तत्काल कुछ लिखा नहीं, क्योंकि इसी अनुभूति प्रत्यक्ष की कसर थी, ठीक है। अनुभूति यानी यही सोच विचार की कसर रह गई थी, कमी थी। फिर एक दिन वहीं सड़क पर घूमते हुए देखा कि एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया है। विस्फोट के समय कोई वहां खड़ा रहा होगा और विस्फोट से बिखरे हुए रेडियम धरती पदार्थ के कारण उसमें रुद्ध हो गए। जो आसपास के आगे बढ़ गई, उनके क्या लिखा है, जो आसपास से आगे बढ़ गई और उन्होंने पत्थर को झुलसा दिया। जो उस व्यक्ति पर अटकी उन्होंने उसे भाप बनाकर उड़ा दिया होगा। इस प्रकार समूची ट्रेजेडी जैसे पत्थर पर लिख गई। देखो, ये इस तरह से पत्थर पर था, ठीक है। तो रेडियम आया, उड़ा दिया उस आदमी को, और उस आदमी का भाप यहाँ पर लग गया, ऐसा कहना चाह रहे हैं लेखक, ठीक है। आगे आओ। इस छाया को देखकर जैसे एक थप्पड़ सा लगा,
यानी थप्पड़ यानी कि एक बहुत बुरी सोच पे पड़ गए। अवाक, इतिहास जैसे भीतर कहीं सहसा, सहसा मतलब अचानक, एक जलते हुए सूर्य सा उग गया और डूब गया। मैं कहूँ कि उस क्षण में अणु विस्फोटक मेरे अनुभूति प्रत्यक्ष में आ गया। एक अर्थ में मैं स्वयं हिरोशिमा के विस्फोटक का भोक्ता बन गया। भोक्ता यानी कि झेलने वाला बन गया। इसी में वह विवशता जागी, ठीक है, इसी में से वह विवशता जागी यानी मजबूरी जागी कि इसके बारे में और देखूं, पढ़ूं और लिखूं। भीतर की आकुलता बुद्धि के क्षेत्र से बढ़कर संवेदना के क्षेत्र में आ गई, यानी भीतर की आकुलता बुद्धि के क्षेत्र से बढ़कर संवेदना के क्षेत्र में आ गई, यानी सिंपैथी होने लग गए उन लोगों से जिनके साथ इतना बुरा हुआ। फिर धीरे धीरे मैं उससे अपने को अलग कर सका और अचानक एक दिन मैंने हिरोशिमा पर कविता लिखी, जापान में नहीं, भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे। यह कविता अच्छी है या बुरी, इससे मुझे मतलब नहीं है। मेरे निकट वह सच है क्योंकि वह अनुभूति प्रसूति है। क्या है? अनुभूति प्रसूत है। यही मेरे निकट महत्व की बात है, यानी यही मेरे लिए महत्व की बात है। अनुभूति प्रसूत का मतलब क्या है? उत्पन्न। एनसीईआरटी में सारी वर्ड मीनिंग्स दी होती हैं, ठीक है। वह उत्पन्न है, यही मेरे निकट महत्व की बात है। तो ये पूरा छोटी सी कहानी हमने देखा कि लेखक बताना चाह रहा था कि लेखक क्यों लिखता है, मैं क्यों लिखता हूँ। खत्म हुआ ये भी, कृतिका भी हमने क्षितिज भी कर लिया है और इन दोनों बुक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वयम भी अलग से किया है, वो वीडियो जरूर देखना। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 50 टॉप क्वेश्चंस किए हैं और उस टॉप क्वेश्चंस की शीट तुम्हें मिल जाएगी और कई सारी रिवीजन शीट्स तुम्हें पढ़लक्ष्य ऐप पर मिल जाएगी। तो एंड्रॉइड ऐप पढ़लक्ष्य ऐप इंस्टॉल करो, शीट्स का एंजॉय करो और वहीं पे फ्री सैंपल पेपर, क्विज, वर्कशीट्स, नोट्स हर चैप्टर के, हर सब्जेक्ट के फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। करना क्या है? नोटिफिकेशन शेयर देगी कोई वीडियो ना हो एंड देन पढ़ ले।